आप सुन रहे हैं अनुराग कुमार जीनियस की लिखी किताब आई हेट लव स्टोरी, मेरे यानी कृतिका के साथ, ओनली ऑन बुक ऑडियो। शाम के वक्त अनोखेलाल गोयल अपार्टमेंट में हाजिरी भर रहा था। इस घड़ी लाइट के प्रकाश में जगमग गोयल अपार्टमेंट के रिसेप्शन पर वह खड़ा था। गोयल अपार्टमेंट 3 मंजिला शानदार बिल्डिंग थी। वहां किराए पर कमरे उपलब्ध थे, जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। रिसेप्शन पर एक लड़का मौजूद था जो उस समय सुरेंद्र मोहन पाठक का सुनील सीरीज का एक मिस्ट्री नॉवल पढ़ रहा था। अनोखेलाल कुछ पल वेट करता रहा, पर लड़के ने गर्दन टस से मस न की। अनोखेलाल ने गला खखारा, पर वह नहीं हिला। फिर अनोखेलाल ने काउंटर थपथपाया। क्या है? लड़का किताब से नजरें हटाए बिना नाराजगी से बोला। अनोखेलाल ने हाथ बढ़ाकर नॉवेल छीन लिया। वह हड़बड़ा उठा और गुस्से में बिफर पड़ा। ये क्या बदतमीजी है? पूछ रहा है या बता रहा है? नॉवेल को उलट पलट कर देखते हुए अनोखेलाल सहज भाव से पूछा। लड़का सकपका गया। यहाँ क्यों बैठा है? नॉवेल पढ़ने के लिए? नॉवेल काउंटर पर रखकर अनोखेलाल ने कड़े स्वर में कहा। तुमसे मतलब? लड़का और नाराज होने लगा। भगवान से इस तरह से बात करते हैं? तो तुम भगवान हो? लड़का चीखा। बाहर जो बोर्ड है उस पर क्या लिखा है? ग्राहक भगवान होता है। लड़का सकपका गया। तुझे यहाँ पे किस लिए रखा गया है? अनोखेलाल ने डांट कर कहा। मुझे किसी ने नहीं रखा। तो यहाँ क्या अपने आप आकर बैठ गया? हाँ, लड़के ने ढिठाई से कहा। अनोखेलाल ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा और गुस्से से बोला। क्या बोला? मैं यहाँ अपने आप आकर बैठा हूँ। और यहीं क्यों? इस बिल्डिंग में मैं कहीं भी जा सकता हूँ, उठ बैठ सकता हूँ, लेट सकता हूँ, जो चाहे कर सकता हूँ, किसी को भी अंदर बाहर कर सकता हूँ। लड़के ने और अकड़ कर कहा। क्यों? तू यहाँ का चीफ मिनिस्टर है। इस बिल्डिंग में मैं चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सब कुछ हूँ। अंडरस्टैंड? ऐसा क्यों? क्योंकि इस बिल्डिंग का मैं मालिक हूँ। लड़के ने अकड़ में आकर रौब गांठते हुए कहा। ओह, तो ये बात है। वैसे मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तू इस बिल्डिंग का मालिक नहीं है। लड़के को गुस्सा आने लगा। बल्कि तू मालिक का बेटा है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, पर तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। यह बताओ, रिसेप्शनिस्ट कहाँ है? क्यों? तुम आखिर हो कौन? लड़के ने जवाब देने की जगह उल्टा सवाल किया। अनोखेलाल ने जेब से अपनी आईडी कार्ड निकालकर उसकी आंखों के सामने रख दिया। आईडी कार्ड देखने के बाद वह ढीला पड़ गया। वह कुछ भी नहीं बोल पाया। मैंने तुझसे कुछ पूछा था, याद है या फिर दोहराऊं? आईडी कार्ड वापस जेब में रखते हुए अनोखेलाल ने पूछा। याद है। तो बता। वह मैंने उसे कॉफ़ी लाने के लिए भेजा है। अनोखेलाल ने कुछ देर वेट किया। कॉफ़ी लाने उसे शहर में भेजा है कि कानपुर? कुछ अर्जेंट काम है क्या उससे? और नहीं तो क्या? वह पास की दुकान पर गया है, आता ही होगा। मैं उसे फ़ोन कर देता हूँ। लड़के ने पैंट की जेब में से अपना फ़ोन निकाला, पर तभी दरवाजे पर एक गोरा सा युवक जो रिसेप्शनिस्ट था, हाथों में कॉफ़ी के 2 मग लिए आ रहा था। लो, वो आ गया। फ़ोन करने जा रहे लड़के ने तुरंत उसे देखा और बोला। वह युवक तुरंत काउंटर के पास आया और कॉफ़ी से भरा एक मग लड़के को थमा दिया। काउंटर पर तुम बैठते हो? बीच में अनोखेलाल ने पूछा, पर वह खामोश रहा। शायद समझ नहीं पाया कि अनोखेलाल उससे ही क्यों पूछ रहा है। मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ। अनोखेलाल ने उसका कंधा पकड़कर उसकी ओर किया। क्यों? अनोखेलाल के इस तरह के व्यवहार से वह चिढ़ गया। गौरव, ये जो पूछ रहे वो बता दो, ये पुलिस इंस्पेक्टर हैं। मालिक के बेटे ने इतना कहा तो रिसेप्शनिस्ट के भाव में तब्दीली आई। जी। क्या जी? काउंटर पर मैं ही बैठता हूँ। युवक ने बड़े अदब से जवाब दिया और साथ ही साथ पूछा, बात क्या है सर? अनोखेलाल ने एक पर्ची निकाल कर उसे थमाते हुए कहा। अपना रजिस्टर दिखाओ और ये बताओ कि ये यहाँ पर है कि नहीं। उसने पर्ची थामी, उसे गौर से देखा। ये यहाँ तो लगभग 2 महीनों से हैं। श्योर? कैसी बात कर रहे हैं सर? यहाँ रहने वाले मैं सभी लोगों को मुँह जबानी बता सकता हूँ। तब तो तुम्हारी याददाश्त काफ़ी अच्छी है। अनोखेलाल ने मुस्कुराते हुए उत्साह बढ़ाया। फिर पूछा, रूम नंबर बता। किसका? जिसके नाम की पर्ची भी तूने पढ़ी। अच्छा, उसका? हाँ, उसका। 302। अनोखेलाल ना जाने क्या सोचकर मुस्कुराया। किस माले पर है 302 नंबर? उसने फिर पूछा। 3रे पर। सीढ़ियाँ किधर है? लिफ्ट है ना सर, उधर। युवक ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा।
अरे लिफ्ट का प्रयोग मैं इमरजेंसी में ही करता हूँ और फिलहाल मुझे कोई इमरजेंसी नहीं है। उधर है सीढ़ी। क्या सीढ़ियाँ? गुड। अनोखेलाल लंबी लंबी डग भरता हुआ सीढ़ियों की तरफ पहुंचा। मैं साथ चलूँ सर? पीछे से युवक ने बोला। क्यों, क्या मैं अपाहिज हूँ? अनोखेलाल रुका, पलटा और बोला, नहीं नहीं नहीं, वो रूम नंबर बताने के लिए। कमरा इसी बिल्डिंग में है ना? हाँ, फिर ठीक है। युवक शांत हो गया और अनोखेलाल वापस सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया। सीढ़ियों से वह कुछ ही मिनट बाद तीसरे माले पर पहुंच गया, जिसके दोनों तरफ रूम ही रूम थे। 297, 298, 299। रूम के बाहर लगी नंबर प्लेट पर लिखे नंबर को पढ़ता हुआ वह आगे बढ़ने लगा। गलियारे के सबसे आखिरी में बाईं तरफ रुका। उसके सामने था रूम नंबर 302। उसको पढ़कर मुस्कुराया और आगे बढ़कर बेल बजाई। भीतर एक मधुर ध्वनि गूंजी। क्षणिक देर बाद दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा सुंदर सी एक कन्या ने खोला। वह उस समय खूब सजी बजी थी, पर सामने अपरिचित व्यक्ति को देखकर उसके माथे पर सिलवटें पड़ने लगी। जी कहिए, वो लड़की सहज भाव से बोली। क्या? अरे दरवाज़ा क्यों खुलवाया? लड़की तुरंत चिढ़ गई। यहीं कहूँ? और कहाँ? मेरे बेडरूम में चल के कहोगे। लगता है आपके फ्लैट में ड्राइंग रूम नहीं है। अनोखेलाल अपनी आदत से बाज नहीं आया, वरना आप सीधे बेडरूम का नाम नहीं लेती। लड़की एक पल तो बुरी तरह से हड़बड़ा गई, पर अगले ही पल गुस्से में बोली, बड़े बदतमीज हैं। कौन? यहाँ और कौन है? अनोखेलाल ने अपनी दाईं बाईं देखा। मेरे और आपके अलावा यहाँ और कोई तो है नहीं। वह बड़ी मासूमियत से बोला। बदतमीज मैं खुद को बोलूँगी। लड़की ने दांत पीसा। क्या बड़ी बात है? इंसान बदतमीजी करे तो खुद को बदतमीज कहने का उसे पूरा हक है। इसी में उसकी ग्रेटनेस है। मैंने खुद को नहीं आपको बदतमीज कहा था। वह बिफर पड़ी। मुझे? चौंकने की एक्टिंग करते हुए। भला मैंने क्या बदतमीजी की? लड़की कुछ और कहना चाहती थी, शायद कुछ बुरा था, पर पता नहीं क्या सोचकर वह केवल गहरी सांस भरकर रह गई। फिर सांस छोड़ते हुए बोली, बहरहाल मेहरबानी करके बताएंगे कि आप कौन हैं और मुझसे क्या काम है? कुछ नहीं, बस आपसे कुछ गुफ्तगू करनी थी। क्या करनी थी? गुफ्तगू? बातचीत? क्या? अगर हम अंदर बैठकर बातें करें तो आपको कुछ एतराज़ है? बिल्कुल है। मैं तो आपको जानती भी नहीं और ना ही ये पता है कि आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। लड़की का इरादा उस वक्त उसे भीतर ले जाने का बिल्कुल भी नहीं जान पड़ रहा था। सही भी था, अजनबी को ऐसे कौन अंदर लेके जाता? कैसे जानेंगे मुझे? हम आज से पहले कभी मिले ही नहीं। वह बेवजह खीसे निपोरते हुए बोला, वैसे लोग मुझसे ना मिलने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्यों, तुम यमराज हो? उससे भी ज़्यादा। यमराज तो प्राण लेके जाते हैं, पर मैं प्राण नहीं लेता। लोग खुद ही प्राण त्यागने पर आमदा हो जाते हैं मुझसे बचने के लिए, मगर मुझसे कोई बच नहीं पाता। आखिर आप हैं कौन? लड़की झल्लाते हुए बोली। अनोखेलाल ने अब अपना आईडी कार्ड उसके सामने रख दिया। तब उस लड़की के चेहरे की क्रांतिकारी भाव फौरन बदले। अब उसके चेहरे पर डर, बेचैनी साफ नजर आने लगी। मुझसे पुलिस को? आपको भला क्या काम है? मेरे ख्याल से अगर भीतर बैठकर बातें करें तो बढ़िया रहेगा। वैसे तो मुझे खड़े रहने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, पर आपका पता नहीं कि उतनी देर आप खड़ी रह पाए या नहीं। अंदर आइए। लड़की एक तरफ हटती हुई उसे अंदर आने के लिए रास्ता दिखाती है और सम्मानित लहजे में बोलती है। अनोखेलाल अंदर प्रविष्ट हुआ और भीतर जाकर एक सोफे में धंस गया। लड़की ने दरवाज़ा उड़काया और उसके सामने वाले सोफे पर आकर बैठ गई। कुछ पल तो खामोशी से कटे। अनोखेलाल ने एक सरसरी नज़र चारों तरफ घुमाकर रूम की सुंदरता को निहार लिया था। लड़की ने गला खखारा। अनोखेलाल ने उसकी ओर देखा। आप चाय कॉफ़ी कुछ लेंगे? लड़की ने पूछा। पिलाने का सच में इरादा है या फॉर्मेलिटी? इरादा है। लड़की भी धीरे से मुस्कुरा दी। तो फिर ठीक है, पिला दीजिए, जो आपकी मर्जी हो। लड़की उठी और किचन में जाकर कॉफ़ी बनाने लगी। कुछ मिनट बाद वह कॉफ़ी से भरा गर्मा गर्म एक मग लेकर लौटी। मग अनोखेलाल को पकड़ा दिया। आप नहीं पियेंगी? उसने मग थाम लिया और बोला, नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने पिया। ओह। अनोखेलाल धीरे धीरे कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेने लगा। लड़की ने थोड़ी देर वेट किया और पूछा, आप मुझसे कुछ बात करना चाहते थे? अनोखेलाल ने कॉफ़ी का आखिरी तगड़ा घूंट भरा और मग टेबल पर रखकर बोला,
आप दीक्षा को जानती हैं, मिस आराध्या? आराध्या के माथे पर सिलवटें पड़ी। जानती ही होगी, वो आपके साथ पढ़ी हुई है और आपकी दोस्त। आराध्या बीच में ही बोल पड़ी। नो, केवल नॉर्मल हाय बाय ही था बस। ऐसा? जी, क्योंकि वह जिस ढंग की लड़की थी उससे कोई भी दोस्ती नहीं कर सकता था। आराध्या बेफिक्री से बोली। वैसे आपने दीक्षा का जिक्र क्यों किया? वैसे आपके एटीट्यूड से लग रहा है कि आपको दीक्षा के प्रति काफी नाराजगी है। अनोखेलाल उसके सवाल को हवा में उड़ाते हुए अपनी ही धुन में बोला। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो वही कहा जो सच है। अच्छा, आप कॉलेज रेगुलर जाती हैं? यह सवाल क्यों, बताइए प्लीज़। रेगुलर तो नहीं, 15 डेज या तो 1 महीने में चली जाती हूँ। फिर तो आपको मालूम ही होगा कि दीक्षा लगभग 2 महीने से कॉलेज नहीं आ रही है। आराध्या और गंभीर हो गई। आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं और मामला क्या है? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ऐसा लगा अनोखेलाल ने उसकी बात भी ना सुनी हो। हाँ, हार कर आराध्या को कहना पड़ा। कैसे? क्या? आपको कैसे पता कि दीक्षा 2 महीने से कॉलेज नहीं आ रही है, जबकि आप उसकी दोस्त भी नहीं हैं? नॉर्मल हाय हेलो वालों को क्या पड़ी कि वह किसी के लिए क्यों फिक्रमंद हो। मैं फिक्रमंद नहीं थी और ना ही मुझे इस बात से कोई मतलब है कि कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। दीक्षा के बारे में कई लड़कियां कैंटीन में बात कर रही थी तो वहीं से मैंने सुन लिया था। क्या? यही कि दीक्षा काफ़ी दिनों से कॉलेज नहीं आ रही है। यानी आपने अपनी तरफ से जानने की कोशिश नहीं की। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? आराध्या ने लापरवाही से कंधे उकचाते हुए बोला। सही कहा। वैसे आपको तो यह पता ही होगा कि कॉलेज के एक लड़के अक्षय से दीक्षा का चक्कर था। ये तो पूरे कॉलेज को पता था, इसमें नई बात क्या है? अनोखेलाल ने हाँ में गर्दन हिलाकर उसका समर्थन किया। दीक्षा लगभग 2 महीने से कॉलेज नहीं आ रही थी, यह भी सबको पता था। आप इस बात पर बार बार जोर क्यों दे रहे हैं? आराध्या आंखें सिकोड़ कर बोली। और यह भी पता होगा कि अक्षय भी 2 महीने से कॉलेज नहीं आ रहा है। अनोखेलाल अपनी ही धुन में कहे जा रहा था। क्या सोचती हैं, यह दोनों कॉलेज क्यों नहीं आ रहे थे? अब मैं क्या बताऊं? अरे कुछ तो अनुमान होगा। अनोखेलाल की गिद्ध की तरह पैनी नजरें बराबर आराध्या के चेहरे पर टिकी हुई थी और चेहरे पर आ रहे भावों की रीडिंग कर रही थी। आराध्या कुछ देर खामोश रही। मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में कुछ ना कुछ अनुमान तो बराबर होगा। है तो? आराध्या ने धीरे से कहा। क्या? यही कि अक्षय भी वहीं होगा जहां दीक्षा होगी। दोनों लवर थे, एक ही टाइम पर गायब हुए, इसीलिए आपने ऐसा गेस किया। जी हाँ, आराध्या ने कहा और फिर जोर देकर कहा। आखिर बात क्या है, बताइए प्लीज। अब गोलमाल बातें मत कीजिए। अनोखेलाल ने पहलू बदला। एक्चुअली मैं एक केस पर काम कर रहा हूँ। वह तो मैं समझ ही रही हूँ। आप जैसे इंस्पेक्टर खामखा ऐसे हाजिरी भरने के लिए कहीं नहीं जाते। बिल्कुल सही फरमाया आपने। केस क्या है और मेरा उससे क्या लेना देना? लेना देना है कि नहीं ये तो इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा। एनीवे, मैं एक कत्ल के केस पर काम कर रहा हूँ। कत्ल? यू मीन मर्डर? आप मर्डर बेहतर समझती हैं। हाँ, मर्डर केस पर काम कर रहा हूँ, पर मेरा किसी मर्डर से कोई वास्ता नहीं। आराध्या तुरंत जोर देकर बोली। अरे आपने या तो पूछा ही नहीं कि मर्डर किसका हुआ। किसी का भी हुआ हो, मेरा किसी मर्डर से कोई वास्ता नहीं। आप तो पूछी भी नहीं। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। दरअसल मर्डर दीक्षा का हुआ है। क्या? वह उछल पड़ी। कुछ पल आवाक बैठी रही। अनोखेलाल उसके फेस को पढ़ रहा था। फिर वह सामान्य होकर बोली। आपने अभी क्या कहा? दीक्षा का मर्डर हो गया? आपने सही सुना। पर कैसे, क्यों, कब? कल रात वैशाली होटल में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। यहां राजनगर में? लगता है आपको पता है वैशाली होटल कहाँ है। हाँ, 1-2 बार मैं वहां पर गई हूं। तभी दीक्षा वैशाली होटल में क्या कर रही थी? वह होटल तो उसके स्टैंडर्ड का था भी नहीं। मे बी, बट कल रात उसकी मौत वैशाली होटल में ही हुई। क्यों, कोई माजरा था क्या? किसने उसे गोली मारी? राधा मोहन जी ने। क्या? राधा मोहन तो उसका बाप है। आराध्या ने हैरत से आंखें चौड़ी की। प्रत्यक्ष रूप से उसके बाप ने गोली मारी, पर हत्यारा तो कोई और है। जब गोली बाप ने मारी तो हत्यारा कोई और कैसे हो सकता है? मैं आपका मतलब नहीं समझी। उस समय वहां पर अक्षय भी मौजूद था। ओह, अब समझी। आराध्या ने होठ गोल किए। दीक्षा की मौत ऑनर किलिंग है।
अक्षय और दीक्षा होटल में गए होंगे और राधा मोहन को जब पता चला होगा गुस्से में होटल में पहुंचे होंगे और सबको यही दिखता है। पर क्या इंस्पेक्टर साहब, पर मामला एकदम उल्टा है, एकदम कल्पना से भी परे। ऐसा क्या मामला है? मैंने बताया नहीं, हत्यारा कोई और है। ये पहेली नुमा बातें बंद कीजिए, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। आपने अभी कहा कि दीक्षा की मौत ऑनर किलिंग थी। अगर ऐसा हुआ होता तो राधा मोहन जिसने अपनी बेटी को गोली मारी, अक्षय को क्यों छोड़ते, उसको भी मार देते। आराध्या के पास कोई भी जवाब नहीं था। आप ही बताइए सारा मामला, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। अनोखे लाल ने तब दीक्षा को सुधारने के लिए बने प्लान के बारे में शुरू से लेकर अंत तक बता देता है। ओह, आपने तो सच कहा था। सारा मामला जानने के बाद आराध्या बोली, सच में ये बात तो कल्पना से एकदम परे थी, ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता था। तब तो आप यह समझ ही गई होंगी कि रिवॉल्वर की गोलियों में हेर फेर किसने की। या भला मैं कैसे बता सकती हूँ? सारी बात के आधार को मानकर मेरे हिसाब से तो बता ही सकती हैं। कैसे? अरे भाई, गोलियों की अदला बदली तो वही कर सकता है जिसे प्लान के बारे में पता हो। हाँ, सो तो है, पर किसी ने ऐसा क्यों किया होगा? कोई वजह तो जरूर होगी, बेवजह तो लोग बाथरूम भी नहीं जाते। फिर क्या वजह हो सकती है? आराध्या सोचने लगी। वजह तो कोई भी हो सकती है, पर फिलहाल राधा मोहन के सर पर फांसी का फंदा बुरी तरह से झूल रहा है। असली मुजरिम नहीं पकड़ा गया तो राधा मोहन जी को फांसी की सजा हो जाएगी। कानून की नज़र में मामला ऑनर किलिंग का साबित हो जाएगा। हत्या के वक्त मौजूद लोग गवाही भी तो दिए होंगे। क्या कि मामला वह नहीं है जो कानून समझ रहा है? उनके पास अपनी बात साबित करने का कोई सबूत भी तो होना चाहिए, क्योंकि कानून सबूत पर चलता है। गवाहों की कोई अहमियत नहीं होती, गवाह खरीदे भी तो जा सकते हैं। राधा मोहन तो एक करोड़पति, एक रसूख वाला आदमी है जो अपने बचाव के लिए गवाहों की फौज भी खड़ी कर सकता है। कानून यही सोचेगा। आप भी तो हैं। हाँ, पर मेरे पास भी कहाँ सबूत है? हाँ, मेरी हैसियत भी अन्य गवाहों की तरह होगी। यानी मामला बहुत सीरियस है, बहुत। मामला हल हो सके इसलिए गोलियां बदलने वाला पकड़ में आना जरूरी है। बिल्कुल, जो कि उन लोगों में से है जिन्हें प्लान पता था। हाँ, फिर आप मेरे पास क्यों आए? मुझे तो प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सच? अरे क्या सच? वह नाराज होकर बोली, मुझे प्लान के बारे में भनक भी नहीं थी। पर वजह तो बराबर थी। क्या? ओह, तो आप यह कहना चाहते हैं कि मैं अक्षय से प्यार करती थी पर अक्षय दीक्षा से करता था और इसीलिए मैं दोनों से जलती थी। क्या यह बात गलत है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब मुझे पता चला कि अक्षय दीक्षा को चाहता है तो मैंने खुद को उसके रास्ते से हटा लिया था। हालांकि उस समय मुझे ऐसा लगा कि यह करना बहुत मुश्किल है, पर मैं उसमें सफल हुई। उन दोनों के प्यार से आपको कोई जलन ईर्ष्या नहीं थी? शुरू में थी, पर फिर दिल की जगह मैंने दिमाग से काम लेना शुरू किया और धीरे धीरे जलन और ईर्ष्या, इन सब चीज़ों से बाहर आ गई मैं। अक्षय का प्यार भी भुला दिया था। भुलाना ही था, इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। आपने तो काफ़ी कम वक्त में काफ़ी दुर्लभ कारनामा कर लिया, जबकि मुझे जहाँ तक पता है किसी के प्यार को भुला पाना इतना आसान नहीं है यदि प्यार सच्चा हो। भुलाने में तो वर्षों लग जाते हैं। जो प्यार लैला मजनू टाइप का हो उसमें यह बात लागू होती है, जबकि मेरा प्यार तो एक तरफा था। फिर एक हाथ से ताली भी तो नहीं बजती है, इसलिए बहुत कम वक्त में आपने यह कारनामा कर लिया। दूसरी वजह यह भी थी कि मैंने भी वह राह चुन ली थी जो मेरे लिए न जाने कब से पल के बिछाए बैठा था। यानी आपने कोई दूसरा ढूंढ लिया। हाँ, कुछ पल फिर शांति छा गई। आपको प्लान के बारे में सच में नहीं पता था? नहीं, शायद पता हो। कैसे? या पता होता तो इतनी जरा क्यों करता? सच में मुझे प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर मुझे पता भी होता तो मैं वैसा कुछ भी नहीं करती। क्यों? तब तो अक्षय आपका हो सकता था। अक्षय को मैं अपने दिल से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर चुकी हूं। अनोखे लाल कुछ सोचने लगा। आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? आराध्या ने पूछा। ऐसे केसों में जिन पर जरा सा भी शक होता है उन्हें खंगाला जाता है। आप जानती ही होंगी, पुलिस के अपने स्रोत होते हैं जो कि बहुत मजबूत और गहरे होते हैं। अनोखे लाल बोला और क्षणिक देर चुप रहने के बाद पूछा, आप इस बड़े से फ्लैट में अकेली रहती हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि मैं अकेली ही हूं इसलिए। अच्छा, पर क्यों?
मेरे पेरेंट्स के एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब मैं 4 साल की थी और मुझे मेरे भाई ने पाला था। पर अभी तो आपने बोला कि आप अकेली रहती हैं, पर भाई? हाँ, वो कुछ महीने पहले पहाड़ों पर घूमने गए थे। वहाँ आई अचानक बाढ़ में। आराध्या भावुक हो गई और दुखी स्वर में अटक अटक कर बोली, उनकी तो हमें लाश भी तक नहीं मिली। ओह, अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल और पूछूं? अनोखेलाल निवेदन सा किया, पर उसका जवाब सुने बिना बोला, कुछ महीने पहले आप बसंत कुंज में एक साधारण से मकान में रहती थी, फिर ये आलीशान फ्लैट में कैसे? इस सवाल का मौजूदा हालात से क्या ताल्लुक है? आराध्या फिर चिढ़ने लगी। आपको बताने में कुछ ऐतराज है? अगर ऐतराज है तो रहने, यह फ्लैट मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया है। ओह, अनोखेलाल ने होंठ गोल किए। कुछ और पूछना है आपको? मुझे बाहर जाना है। अगर आप कुछ देर करते हैं यहाँ पर आने में तो अभी तक मैं निकल चुकी होती। यानी फिर तो मेरी किस्मत अच्छी थी। एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ बस। पूछूं? ज़रूर। कल रात आप कहाँ थे? इस बात से आपको क्या? यह मेरा आखिरी सवाल है, प्लीज़ आंसर। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। शुक्रिया। अनोखेलाल उठ बैठा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। फिर अनोखेलाल वहाँ से रुखसत हो गया। आराध्या बेचैन नजर आने लगी। कुछ पल सोच में डूबी रही, फिर अपना फ़ोन उठाकर कोई नंबर पंच करने लगी।